नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार वेत अंकित पर। तो प्यारे साथियों, आपकी सीटेट की यह उपहार सीरीज शुरू हो रही है, जो कि सचमुच आपके लिए एक उपहार ही है, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर ही चलेंगी। तो जो भी साथी अब आपके अपकमिंग सीटेट को यानी दिसंबर और जनवरी वाले को टारगेट कर रहे हैं, वो इन फ्री क्लासेस के माध्यम से अपनी एक बेहतरीन तैयारी जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो टाइम टेबल आप देखेंगे तो ये क्लासेस आपकी कल से शुरू हुई थी। ठीक है, आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 1 बजे ममतेज सर आपके इसी समय पर हिंदी पढ़ा रहे होंगे, और मेरी क्लासेस जो रहेंगी वो रहेंगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे दोपहर 1 बजे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे हैं वे 2 बजे जुड़ेंगे, और 2 बजे आपकी हफ्ते में 2 दिन पॉलिटी होगी, मंडे ट्यूसडे को, है ना, वेंसडे और थर्सडे को ज्योग्राफी होगी, और फ्राइडे और सैटरडे को ही 2 बजे हिस्ट्री होगी। ठीक है, सीडीपी के लिए आप रेगुलर 3 बजे जुड़ेंगे, और अब जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वे आपके 4 बजे के समय पर जुड़ेंगे, जिस दिन मंडे और ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेंसडे और थर्सडे फिजिक्स, और फ्राइडे और सैटरडे आपकी बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चला करेंगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी क्लासेस एक साथ नहीं शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, ताकि आप पहले अपने एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे लैंग्वेज, है ना। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से स्ट्रेटेजी पर बात करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, आप लोग जब सीटेट टारगेट कर रहे हैं तो सीटेट में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है तो आप ठीक तरीके से तैयारी नहीं कर रहे, यानी एक सही रणनीति आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आपको एक सही रणनीति अपनानी है। 90 नंबर में 150 में से 90 नंबर लेकर के आओगे तो सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये 90 नंबर लाना मुश्किल इतना तो है नहीं जितना आप लोगों ने मुश्किल बना देते हैं। ठीक है मैम, हम फर्स्ट टाइम देंगे, तो जो फर्स्ट टाइम देंगे वो भी, जो दोबारा एग्जाम को दे रहे हैं यानी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं वो भी, उन दोनों के लिए ही आपका एक ही सलाह है कि अपने 3 सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटेजी पर काम करो। ठीक है, आपकी जैसे मैं बात करूं तो लैंग्वेज का रोल कितने का है? अगर मैं भाषा वाले खंड की बात करूं तो भाषा आपकी 60 नंबर की है। ठीक है, 60 नंबर, यानी आपने हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन रखा है या हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रखा है, 60 नंबर सीधे सीधे आपको भाषा दे रही है। भाषा में भी 30 नंबर शिक्षण शास्त्र के एक जैसे हैं, जहां दोनों में अलग अलग नहीं पढ़ना। चाहे आप हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़ो, चाहे आप संस्कृत शिक्षण शास्त्र पढ़ो, अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, फिर बात आई हिंदी के गद्यांश में, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, 2-3 व्याकरण के सवाल आते हैं, उसको बस थोड़ा सा देख जाना है, बाकी तो गद्यांश में ही आंसर छुपे हुए हैं। संस्कृत में थोड़ा सा आपको 15 नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो है आपके भाषा सीखने के, जो कि मैं अनुवाद के माध्यम से आराम से आपको 1 हफ्ते की क्लासेस में जो है सिखा सकती हूँ। ठीक है, संस्कृत हमेशा निराश कर देती है, आपकी संस्कृत निराश नहीं करेगी अगर मैं आपको ये गारंटी दूंगी कि भाई मैं संस्कृत आपको सिखा सकती हूँ, बस आपको मेरे साथ रेगुलर बने रहना है। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा सीखने का एक तरीका है, भाषा सीखने का एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न मैं आपको यहाँ संस्कृत में सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत सारे साथियों का पिछली बार सीटेट में संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर रहा है। अभी जब मैं यूपी टेट करा रही थी या कोई भी क्लासेस यूट्यूब पर लेकर आ रही थी, तो जो स्टूडेंट्स पिछली बार सीटेट क्वालिफाई हुए थे वो मुझे कमेंट में आके बता रहे थे कि हमारे तो भाई 30 में से 28 है, 30 में से 29 है, 27 है, 26 है, 24 है, 22 है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ना। तो आप लोगों को बस मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और बात रही आपके संस्कृत के अनुवाद खंड की, यानी संस्कृत की भाषा की जो दिक्कत है वह आपकी पूरी तरीके से दूर हो रही होगी, यानी भाषा में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी भाषा वाले को 60 नंबर यहाँ पर आपको पूरे टारगेट करने हैं, यानी आपको कोशिश करनी है 60 में से आप 55 या 50 तो ले ही आइए। ठीक है, 55-50 इधर आ गए तो फिर आपका अगला सब्जेक्ट बचता है सीडीपी। सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सीडीपी का अगर आप अच्छे से समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी है वह भी आपकी आसानी से हो सकती है, क्योंकि बिना आपके जो वाले चाइल्ड साइकोलॉजी को समझे, ठीक है, आपके बच्चों के मनोविज्ञान को समझे बिना आप टीचर बनेंगे तो कभी भी एक बेहतर टीचर नहीं बन पाएंगे। और ये आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि भाई आप कितने बेहतरीन टीचर बनते हैं। तो ऐसे में सीडीपी तो आपको पढ़नी ही है। तो यानी ये आपकी सीडीपी भी कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की। तो 90 नंबर तो सीधे सीधे आपके यहीं हो गए,
है ना, अगर आप लेवल 1 वाले हैं चाहे लेवल 2 वाले हैं, 90 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इनको कर लेते हैं। तो हमने इसी तरीके से, देखिए आपकी क्लासेस इसी तरीके से रख रखी हैं कि आप लैंग्वेज वाले हैं तो अभी इंग्लिश की तो नहीं शुरू हो रही है लेकिन संस्कृत की शुरू हो रही है, तो ये 60 नंबर आपके यहाँ से आ रहे होंगे, 30 नंबर ये आपके हो गए सीडीपी से। और बात करें लेवल 2 में जो आपके 60 नंबर बच गए, 150 नंबर का पेपर है, तो जो एसएसटी वाले हैं उनको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने, तो धीरे धीरे आप इस पर भी कमांड बनाइए। और अगर आप साइंस वाले हैं तो ये क्लासेस आपके लिए शुरू कर रखी हैं। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीटेट को आपने एक ही बार में, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, भाई सीटेट मुश्किल नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे कोई आपसे कहे कि इतना आसान है कि 2 दिन पहले देख करके दे दो, तो अब वैसा लेवल पेपर का नहीं रह गया है कि 1 हफ्ते पढ़ा और दे आए सीटेट, वैसा लेवल नहीं है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो रोज के 2-3 घंटे दोगे तो काफी रहेगा एग्जाम तक, लेकिन अगर एग्जाम टाइम पे जो बच्चे कहते हैं कि हमने 1 हफ्ते में क्वालिफाई करा, तो 1 हफ्ते में क्वालिफाई करने के पहले, वैसे तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो ही गया है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपको यहाँ पर सीटेट का पेपर का पैटर्न बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग है। यहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना, बच्चे के मनोविज्ञान को समझते हुए आंसर्स लगाने होते हैं, और अगर चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी है, बच्चों का मनोविज्ञान समझना है, तो एक थोड़ा सा आपको पहले से उसको पढ़ना समझना पड़ता है। तभी जो नए सवाल अब आप देख रहे हैं सीटेट में नए सवाल बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे रटे रटाए सवाल नहीं पूछे जा रहे, सिचुएशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं कि आप एक छठी क्लास के टीचर हो, ये बच्चे को समस्या आई है, आप इसका कैसे समाधान करोगे। तो ये सब आपको बच्चे को समझने के लिए अभी से थोड़ा समय देना पड़ेगा। और मैं कह रही हूं कि आपको 90+60 में बांट लेना है रेशो, कि आपको ये 90 वाले में डिसाइड कर लीजिए कौन से 3 सब्जेक्ट आप रख रहे हैं, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और इस पर थोड़ा कम ध्यान करना है। अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते, इस रणनीति के साथ चलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जब मॉक टेस्ट दे, ठीक है, एक तो पढ़ना है जिसमें अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर को देखने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए, यही आपकी रामबाण है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। मुश्किल नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। मैम पहली बार में 92 नंबर बने थे, तो अगर पिछली बार 92 बने थे तो अब इसको इंप्रूव करिए कि 110, 120, 130 का टारगेट अपना बना के रखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप संस्कृत मजबूत करवा दीजिए, हिंदी तो ममतेश सर बहुत बेहतरीन करवा चुके हैं, बिल्कुल भाई संस्कृत में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा परिचय, देखिए कुछ पंक्तियां देखिए संस्कृत में आता कैसे है। तो संस्कृत में आपका अगर मैं देखूं 30 नंबर की संस्कृत आ रही है लेवल 1 में भी, लेवल 1 में भी और आपकी लेवल 2 में भी। लेवल 1 यानी जो प्राइमरी वाले हैं 1 से 5, और लेवल 2 यानी जो 6 से 8 जूनियर वाले हैं, ठीक है। मैम संस्कृत का सिलेबस क्या है, देखिए लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ही आपकी 30 नंबर की संस्कृत आती है। इस 30 नंबर में, इस 30 अंकों में आपके 15 में ये बटे होते हैं, 15 + 15। ये जो 15 नंबर है ये है गद्यांश, ठीक है, गद्यांश प्लस पद्यांश वाले, गद्यांश प्लस पद्यांश है। और ये जो 15 नंबर है ये है आपके शिक्षण शास्त्र के, किसके हैं, शिक्षण शास्त्र के। एक तो आपने ये भाषा आपको कितनी समझ में आ रही है, चाहे आप हिंदी के गद्यांश को देख रहे हैं तो उस गद्यांश पर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे जो आपका एग्जामिनर होगा वह यह पता लगाएगा कि आपको वह गद्यांश समझ में आया, आपने जो है उस गद्यांश को पढ़ करके क्या समझा, है ना। मैं आपकी जो पठन क्षमता है ना, रीडिंग स्किल है, कैसे जांचूंगी कि जो आपको मैंने रीड करने के लिए दिया है, पढ़ने के लिए दिया है, उसमें से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो सवाल आपने सही बताए तो यानी आप में उस भाषा की जो पठन क्षमता है, यही तो जांचता है सीटेट, क्या जांचता है, आपकी जो 2 भाषाएं वो दे रहा है उन दोनों भाषाओं की पठन क्षमता आप में है या नहीं, रीडिंग स्किल है कि नहीं। अगर आप में रीडिंग स्किल है तो वो पैसेज आप आराम से कर जाते हैं। अब हिंदी में तो रीडिंग स्किल में कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी भाषा अपनी है, सबको आती है ना। संस्कृत में ये दिक्कत आएगी तो हम संस्कृत के, जैसे ये आपका लिखा है, ये आपका संस्कृत से, संस्कृत में ही लिखी हुई लाइनें हैं कि वस्तुतः कस्यापि भाषाया व्यवहारिक ज्ञानाय बहु अधिकम व्याकरणम न आवश्यकम, ठीक है। ऐसे ही गद्यांश आएंगे आपकी, है ना। अगर मैं आपको यह गारंटी दे दूं कि मैं ये गद्यांश पद्यांश आपको आराम से समझा सकती हूँ, ठीक है, जिसका डेमो मैं अभी आपको दूंगी, इस भाषा के पैटर्न को समझाऊंगी, तो फिर आपको डर जो संस्कृत को लेकर है वह बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो जाएगा, बशर्ते आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी मैंने कहा 15 नंबर तो आपके रीडिंग स्किल के लिए जांचे जाएंगे, जिसमें ये भाषा को पढ़ करके इसमें सवाल बनेंगे, इन सवालों का जवाब आप दे पाए तो यानी इस भाषा की पठन क्षमता है, और फिर आप इस 15 नंबर को आराम से ले आएंगे गद्यांश पद्यांश पढ़ करके, अगर इसको पढ़ के समझने की शक्ति आपको आ गई। ठीक है, अब दूसरे 15 नंबर बचे हमारे शिक्षण शास्त्र के। शिक्षण शास्त्र का मतलब है कि अब आप इस भाषा को पढ़ाएंगे कैसे। भाषा पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ व्याकरण अनुवाद हो सकता है कि मैं व्याकरण के नियमों के माध्यम से अनुवाद करवाना सिखाऊं और ऐसे भाषा सिखाई जाए। कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं कि बच्चों को बोलने की, वार्तालाप, कम्युनिकेट करके, संवाद करके भाषा सिखाई जाए। कुछ ऐसा हो सकता है ऑडियो लिंग्विलिज्म, सुन करके बच्चे सुने रिपीट करें, है ना, तो अनुकरण माध्यम हो सकता है। तो भाषा सिखाने की अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो कि बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। उन मनोविज्ञान के सिद्धांतों का कैसे भाषा शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है, इसी को हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र या भाषा शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ये एक्चुअली में संस्कृत शिक्षण शास्त्र नहीं है, ये है भाषा शिक्षण शास्त्र, कि भाषा सिखाई कैसे जाए। सेम हिंदी में होती है, सेम इंग्लिश में होती है। अगर आपने सीटेट का प्रीवियस ईयर देखा है तो आप देख पाएंगे कि जो सवाल हिंदी में शिक्षण शास्त्र में पूछे गए हैं वही सवाल अनुवाद करके संस्कृत में पूछे गए हैं, वही सवाल अनुवाद करके इंग्लिश में पूछे गए हैं। यानी पेडागोजी का भाषा शिक्षण शास्त्र का सिलेबस अलग नहीं है। अगर एक जगह आप शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं तो दूसरी जगह आपका काम अपने आप हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें किसी को समझने में कोई दिक्कत? तो यानी सबसे पहले हम खुद भाषा सीखेंगे, है ना, हम और आप मिलकर सबसे पहले इस भाषा को सीखेंगे। ये 15 नंबर अपने पक्के करेंगे। जब हम इस भाषा को सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे इस भाषा को हम पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। जब आप खुद सीखेंगे कि आपने भाषा सीखी कैसी है, कि आप अनुवाद के माध्यम से सीख रहे थे या अभ्यास के माध्यम से सीख रहे थे, तो ऐसे ही आपको फिर सिद्धांत जो भाषा शिक्षण शास्त्र के होंगे यानी लैंग्वेज पेडागोजी होगी, इसको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब आप विश्वास करके सिर्फ आपको जो है क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में बने रहना है। जैसे कि मैं फ्री क्लासेस में देखती हूँ कि आप लोगों का क्या होता है कि शुरुआत की क्लास में तो सब लोग आते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है। तो इससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि फ्री क्लासेस की वैल्यू नहीं होती। इसीलिए जब हम आपकी अगर जो है डेडिकेटेड होकर तैयारी करा रहे होते हैं तो फिर एक मजबूरी बन जाती है पढ़ाने वालों के लिए भी बैच लेकर आना, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं तो वहां पर बच्चे डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, शुरुआत में रहते हैं, धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है, यानी फ्री के कंटेंट की वैल्यू नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फ्री में आपको सीटेट की तैयारी करवाएं तो आपको अंत तक, यानी आपकी जब तक ये क्लासेस चलेंगी तब तक क्लासेस में बना रहना है। ठीक है, अगर कोई शिकायत होती है, अगर कहीं पर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आपके हर कमेंट को हर टीचर RWA का पर्सनली पढ़ता है, पर्सनली आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसको सुलझाया जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, क्लासेस में बने रहना है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले भाषा को सीखना है, तो भाषा सीखने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वस्तुतः कस्यापि भाषाया व्यवहारिक ज्ञानाय बहु अधिकम व्याकरणम न आवश्यकम। मुझे लगता है संस्कृत बहुत मुश्किल नहीं है, इस एक लाइन को पढ़ करके कुछ तो आप समझे ही होगे। हो सकता है 100% ना समझे हो, 30-40% आप समझ गए हो। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं है आपको जीरो से शुरुआत करनी, कुछ कुछ आपको आता है, कुछ कुछ आप मेरी मदद से सीखेंगे, है ना, कुछ कुछ आप मेरी मदद से सीखेंगे, जिसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ZPD वाला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी संस्कृत सीखना आपके ZPD के अंतर्गत आता है, जिसमें आप MKO की सहायता से, मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से इस भाषा को सीखोगे। तो तैयार हो वाइगोत्स्की का MKO वाला सिद्धांत, ZPD वाला जो सिद्धांत है, इसके हिसाब से भाषा सीखने के लिए। तो भाषा, हाँ, मैं आपको क्या करूंगी, मचान, पड़ाव, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इससे जो है, इसके माध्यम से यानी आप लोगों को सपोर्ट करते हुए, आप लोगों को हेल्प करते हुए इस भाषा को सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि वस्तुतः कस्यापि, जिसका अर्थ है किसी भी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, किसी भी भाषाया व्यवहारिक ज्ञानाय, किसी भी भाषाया, यहाँ पर भाषाया का अर्थ है भाषा के, किसी भी भाषा के व्यवहारिक ज्ञानाय, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुअधिकम
व्याकरणम ना आवश्यकम, समझ गए, बहुत अधिक व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भाषा को सीखना है तो लिखा है बहुत अधिक व्याकरण में घुसने की जरूरत नहीं है। लिखा है आगे, क्या लिखा है देखिए, तत्र श्रवण मात्रेण भाषा व्यवहारे आगच्छति, भाषा तो सुनने मात्र से आ जाती है। बचपन में भाषा सीखी है, सबने सीखी है, कोई अपने मम्मी के पेट से भाषा सीख के नहीं आया था, सबने आपके जो है आसपास के माहौल में भाषा सुनी और भाषा सीख गए। तो यानी संस्कृत आपने सुनी नहीं है, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, इसीलिए नहीं आई। ऐसा नहीं है कि संस्कृत मुश्किल है, टफ है, एक्सपोजर नहीं है। हिंदी का भी जब एक्सपोजर नहीं था तो हिंदी भी मुश्किल थी, इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं है तो इंग्लिश मुश्किल है, ऐसे ही संस्कृत का एक्सपोजर नहीं है तो मुश्किल है। तो लिखा है कि अगर आप सुनने मात्र से भाषा का व्यवहार आ जाता है, ठीक है, सुनने मात्र से क्या होता है, तो श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र से, श्रवण यानी सुनना, सुनने मात्र से भाषा व्यवहार में आगच्छति, आती है, ठीक है। किंतु भाषायाः कौशल वर्धनाय, किंतु भाषा के कौशल वर्धन के लिए, भाषा में कुशलता बढ़ाने के लिए, भाषा को अच्छे से सीखने के लिए व्याकरणस्य काश्चन प्रमुखा अंशा अवश्यमेव ज्ञातव्याः, अगर आपके भाषा में फिर भी आपको भाषा में क्या करना है, कौशल वर्धन करना है। वर्धन मतलब बढ़ाना, कौशल मतलब स्किल, किसी भाषा को सीखने की क्षमता आपको फिर भी बढ़ानी है तो व्याकरण के कुछ प्रमुख अंश हैं जिनको अवश्य ही जानना चाहिए, ज्ञातव्याः, जानना चाहिए, ये लिखा है, ठीक है। येषां माध्यमेन, जिसके माध्यम से वयम संस्कृतम, वयम यानी हम सब, संस्कृतम यानी संस्कृत को सहज रूपेण यानी सहज रूप से, आसानी से, वक्तुम शक्नुमः बोल सकते हैं, पठितुम शक्नुमः पढ़ सकते हैं, ज्ञातुम च शक्नुमः ज्ञात और कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। अब देखिए जब आपने यह पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो आपको जब मैंने समझाया तो अब यह मुश्किल लगा, यानी ये भाषा में ऐसा नहीं था कि इस भाषा को मेरे आसपास बोली जा रही थी तो मैंने भी ऐसे सीख ली, नहीं, मैंने जिन तरीकों से भाषा को सीखा है वही तरीके मैं आपको भी भाषा के लिए बताऊंगी। जैसे देखिए संस्कृत भाषा ना विभक्ति प्रधान भाषा है। संस्कृत भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा का सबसे पहली प्रमुखता है कि यह विभक्ति प्रधान भाषा है। विभक्ति प्रधान का मतलब क्या होता है, विभक्ति प्रधान का मतलब है, जैसे आपने कारक पढ़े हैं, देखिए कारक पढ़े होंगे सभी ने, तो कारक पढ़ने का मतलब है, देखिए कारक कौन से होते हैं बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, कौन कौन से कारक हैं। आप कहते हैं, बचपन में आपने रटा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से या फिर हम के द्वारा भी कह देते हैं ना, याद तो कर रखे हमने सभी ने, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान, अपादान से पृथक, अपादान से पृथक, संबंध का की, संबंध का की के, और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, सभी ने सुन रखा है ये, तो बस यही हमें समझना है। और अगर हम ये समझ जाते हैं तो फिर हमें जो है संस्कृत समझने में दिक्कत नहीं आती। संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है। जब मैं यह बोलती हूं तो देखिए संस्कृत का एक वाक्य लिखूंगी, ठीक है, इसमें सभी कारक आ जाएंगे। जैसे ये विभक्ति परिचय हम देखें, अगर देखिए मैं लिखती हूं रामः, रामः, या आप लिखिए दशरथस्य पुत्र रामः, ठीक है, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः रामः स्वहस्तेन, स्वहस्तेन भिक्षुकेभ्यः, क्या मैम अब क्लासेस यूट्यूब पर होंगी या बस ऐसी की? सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, है ना, सारी ही, सीडीपी की भी, हिंदी की भी, संस्कृत की भी, और आपके एसएसटी के जो तीनों सब्जेक्ट है उसकी भी, और साइंस की भी, सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी। बशर्ते हम लोग एक ही चीज चाहेंगे आपसे कि आज जो संख्या है वह संख्या बनी रहनी चाहिए,
ठीक है, यह क्लासेस चलती रहेंगी। बस आपकी संख्या में अगर कमी आती है तो फिर ऐसा लगता है कि भाई हम जब सब मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि फ्री की क्लासेस की वैल्यू कोई नहीं करता। ऐप में जब आप पेड बैच पैसे दे करके पढ़ते हैं तब तो आप लगातार क्लास लेते हैं, और जब फ्री में पढ़ाया जाता है तब लगातार नहीं लेते। तो फिर इसके लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो है लगातार क्लासेस में बने रहें। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस कुछ समय बाद शुरू करी जाएंगी। ठीक है, अभी शुरुआत में बहुत बर्डन नहीं डाल रहे क्योंकि अभी टाइम है सीटेट में, तो शुरुआत में कम ही क्लासेस शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि दशरथस्य पुत्र रामः स्वहस्तेन याचकाय स्वभवने कोशात धनम ददाति। ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, अब इस वाक्य में ना सारे ही कारक आ गए हैं। ये एक वाक्य है, संस्कृत में लिखा हुआ है कि दशरथस्य पुत्र रामः स्वहस्तेन याचकाय स्वभवने कोशात धनम ददाति। ये वाक्य संस्कृत में लिखा है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। दशरथ को सब जानते हैं, राम को सब जानते हैं, हस्त सबको पता होगा। ठीक है, याचकाय हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, भवने स्वभवने समझ में आ रहा होगा, कोश धन और ददाती, इसमें से कुछ कुछ बात आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताती हूँ और आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, ये आपका क्या है, बड़ा आसान है। कैसे, तो देखिए, दशरथस्य जो पद है ना, दशरथस्य, ये आपके, अब देखिए ये जो चिन्ह थे, ये चिन्ह विभक्ति के हिसाब से होते हैं। जैसे मैं कहूं, ये कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है ना, और यहाँ द्वितीया होती है, ऐसे ही तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्तियां आप पता है ना आपको। ठीक है, विभक्तियां पता है कि प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा। ठीक है, यही मैंने कहा विभक्ति प्रधान भाषा है। तो ये जो पद है यह कैसी विभक्ति का है, यह षष्ठी विभक्ति का है। ये दोनों पद प्रथमा विभक्ति के हैं, प्रथमा विभक्ति के हैं। ये जो पद है ये तृतीया विभक्ति का है, तृतीया विभक्ति का है। ये जो है ये पद आपकी चतुर्थी विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति का है। ये आपके सप्तमी विभक्ति का पद है, ये आपके सप्तमी का है। ये आपकी पंचमी का है, और ये आपकी द्वितीया का है, द्वितीया। और जो अंतिम पद है ये क्रिया है। क्या है, ये क्रिया है, ददाती। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि अगर हमें विभक्ति पता चल गई है तो अब इसमें विभक्ति चिन्ह लगाने हैं आपको, और कुछ नहीं करना। दशरथस्य षष्ठी है, यानी कौन से चिन्ह आएंगे, का, की, के, इन तीनों चिन्हों में से कुछ भी आ सकता है। वो देखेंगे कि इसके साथ में कौन सा पद है। अगर दशरथ के साथ पुत्री होता, दशरथस्य पुत्री होता, तो हम कहते दशरथ की पुत्री। अब यहाँ पर पुत्र है तो हम कहेंगे दशरथ का, है ना। इनमें से षष्ठी विभक्ति है तो ये वाले चिन्ह जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, दशरथ का, ठीक है, पुत्रः, पुत्र, पुत्र। अब यहाँ पर प्रथमा में ने आती भी है कई बार नहीं आती। जैसे मैं कहती हूँ रामः पुस्तकम अपठत, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने लगा। लेकिन मैं कहती हूँ रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ने नहीं लगा। तो ने आपका कैसा होता है, लगा भी सकते हैं प्रथमा में, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, वो आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ने लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो दशरथ का पुत्र राम, स्वहस्तेन में तृतीया विभक्ति है, तृतीया में कौन सा, से या के द्वारा कुछ भी जोड़ लीजिए। तो मैं कहती हूँ अपने हाथ के, अपने हाथ से। ठीक है, अपने हाथ से, अपने हाथ से। अगला पद क्या है, याचकाय। याचकाय में मैंने कहा चतुर्थी, चतुर्थी में के लिए पद है। क्या है, के लिए। तो मैं क्या कहूंगी, याचक। याचक कहते जो मांगता है, मांगने वाला, याचना करने वाला। तो क्या हो जाएगा, याचक के लिए। क्या हो जाएगा, याचक के लिए। याचक के लिए सप्तमी में क्या चिन्ह लगाना है, में या पर। तो स्वभवने यानी अपने भवन में, पर तो नहीं होगा, भवन के अंदर होगा। अगर भवन की छत होता तो हम छत पर कह सकते थे, ये भवन के अंदर हो रहा होगा तो हम कहेंगे अपने भवन में। स्व यानी अपने, भवने यानी भवन में। कोशात पंचमी है, पंचमी से अर्थ से चिन्ह होता है जो कि पृथक, अलग होने को दिखा रहा है। तो कोश से धन अलग हो रहा है, इसलिए लिखेंगे कोश से
धनम यानी द्वितीया है, द्वितीया में को चिन्ह है, धन को, ददाति क्रिया है कि देता है। ये वाक्य बन गया। और ऐसी ही भाषा आपकी संस्कृत है, ठीक है। आपके संस्कृत भाषा ऐसी ही विभक्ति प्रधान है। अगर आपने विभक्तियां पहचान ली हैं तो अर्थ आप चुटकियों में कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ना होगा जिससे कि हम शब्दों की विभक्तियों को पहचान पाए। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो वह होता है शब्द रूप। जो आप पढ़ते हैं ना कि रामः रामम, है ना, आपके रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम, ये शब्द रूप तो सबने बचपन में याद करे ही होंगे। पठति पठतः पठन्ति, ये भी याद कर रखा होगा। तो जो ये शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप यानी ये सारे शब्द हैं, ये सारे इस वाक्य में दो ही चीजें हैं, एक है ये सारे शब्द और एक है क्रिया। एक है ये सारे शब्द जिनको हम विभक्ति के माध्यम से समझते हैं और एक है क्रिया। सबसे छोटे से छोटे वाक्य में एक शब्द और एक क्रिया रहेगी ही रहेगी। बिना एक शब्द और क्रिया जोड़े वाक्य नहीं बन सकता। छोटे से छोटा वाक्य होगा तो एक शब्द और एक क्रिया, और अगर बड़ा वाक्य होगा तो अनेक शब्द और एक क्रिया, अनेक शब्द और क्रिया, ठीक है। अब इन शब्दों को समझने के लिए हम किसको समझते हैं, हम समझते हैं शब्द रूपों को, ठीक है। किसको समझते हैं, शब्द रूप। तो शब्द रूप का मतलब ही है कि आपके जो शब्द हैं उसमें विभक्ति कौन सी है, और अगर विभक्ति तृतीया है तो से लगा दो, चतुर्थी है तो के लिए लगा दो। ये जो शब्द रूप होते हैं ये आपकी 7 विभक्तियों में होते हैं। 7 विभक्ति होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और एक जो 8वीं होती है उसमें उसको हम संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधन। उसमें प्रथमा ही आती है, तो वो अलग से 8वीं विभक्ति नहीं है। हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी करते हैं, अंत में करते हैं संबोधन। तो संबोधन 8वीं विभक्ति नहीं है, संबोधन में प्रथमा ही आती है। संबोधन यानी किसी को बुलाना, ठीक है। तो यानी विभक्तियां कुल कितनी हुई, 7। ऐसे ही 3 वचन भी होते हैं। 3 वचन यानी जब मैं एक राम की बात करूंगी तो मैं कहूंगी रामः। जब मैं 2 राम की बात करूंगी, या बालक के ले लीजिए, जब मैं एक बालक की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी बालकः। मैं 2 बालकों की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी बालकौ, और मैं तीसरे बालक की बात करूंगी या इससे ज्यादा बालकों की बात करूंगी तो बालका। एक संस्कृत की विशेषता और आपको यहाँ पता चल रही होगी, जब आप क्या करते हैं, हिंदी देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, तो वहां सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन होता है। कहीं भी आपको द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, लेकिन संस्कृत में द्विवचन का कॉन्सेप्ट भी है। इंग्लिश में भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और हिंदी में एक वचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है। एक संख्या की बात करी जा रही है, एक बालक, 2 बालक, बहुत सारे बालक। तो ऐसा भी हो सकता है एक बालक ने, 2 बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने, है ना। आपके एक बालक को, 2 बालकों को, 3 बालकों को, है ना। तृतीया विभक्ति है तो एक बालक से, 2 बालक से, बहुत सारे बालकों से। तो इस तरीके से जो शब्द रूप होते हैं इनकी संख्या हो जाती है 21। कितनी हो जाती है, तो इनकी संख्या होती है 21, ठीक है। यानी 7 विभक्ति 3 वचन मिलाकर के 21 शब्द रूप बनते हैं। और शब्द रूप याद करने बहुत मुश्किल नहीं है, मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगी शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप ट्रिक के साथ हम याद कर रहे होंगे। एक शब्द आप देख लेंगे, जैसे एक शब्द है राम, राम शब्द के आपने याद करे कि रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे। ऐसे ही बालक के होंगे, बालकः बालकम, बालके, आपके बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। ऐसे ही शिक्षक का देखेंगे, शिक्षकः शिक्षकम, शिक्षकेन, शिक्षकाय, शिक्षकात, शिक्षकस्य, शिक्षके। यानी एक जैसा शब्द बन गया। वैसे ही जितने भी अकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द होंगे वो उसी तरीके से होंगे। तो इस तरीके से हमें भाषा को सीखने के लिए, अगर एक पैटर्न से सीख रहे हैं ना तो 7 दिन का काम है इस भाषा को सीखना। बशर्ते पैटर्न से सीख रहे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हो जो कि आपको एक पैटर्न के हिसाब से भाषा को सिखाए। टारगेटेड बना करके, अगर हम टारगेट बेस्ड चलेंगे कि हमें भाई ये वाला टॉपिक पढ़ना है, शब्द रूप 2 दिन में ये खत्म करना है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कम समय है तो मैं 7 दिन का समय लूंगी, अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा समय है तो फिर मैं आपको समय लेते हुए सिखाऊंगी, जल्दी भगाऊंगी नहीं, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास समय है,
तो फिर हम दिन डिसाइड कर लेंगे कि हम शब्द रूप कितने दिन में पढ़ रहे हैं। फिर शब्द रूप, वाक्य तो सिर्फ शब्द से नहीं बनता, वाक्य में तो हमें क्रिया भी जोड़नी पड़ेगी, है ना, क्रिया भी जोड़नी पड़ेगी। क्रिया के लिए हमें क्या सीखने पड़ेंगे? धातु रूप। धातु रूप कौन से? जो आपने बचपन में याद करे थे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, तीतन्ति सीथत आम्यावः आमः। ये क्या है? ये धातु रूप है, क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हमें जो चीजें कंपलसरी सीखनी है वह है शब्द और वो है धातु रूप। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए आप कहते हैं हिंदी में, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बालक जाता है ना, बालक जाता है, और आप यहाँ पर कहते हैं बालिका जाती है, बालिका जाती है, बालिका जाती है। तो यहाँ पर किसी छोटे से छोटे वाक्य में एक क्रिया और एक आपका शब्द होता है, तो यहाँ पर भी ये शब्द है, ये क्रिया है ना। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप देखेंगे कि आप हिंदी में लिंग का पता कैसे लगाते हैं, लिंग का पता लगाते हैं कि यहाँ पर जाता है तो यह पुल्लिंग है, और अगर जाती है तो यह स्त्रीलिंग है। जो मैं अंतर दिखा रही हूँ आपको कि हिंदी और संस्कृत में अंतर कहाँ कहाँ पर आएगा, और फिर उसी चीज पर हमें टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रिया से अंतर कर रहे हैं, जबकि अगर आप संस्कृत देखें तो संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। संस्कृत में दोनों के लिए ही गच्छति आएगा, दोनों के लिए ही क्या आएगा? गच्छति। तो आपको पता कैसा चलेगा कि यहाँ पर लिंग कौन सा प्रयोग करना है, ठीक है, लिंग कौन सा प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम पता लगाते हैं शब्द से ही। अगर बालकः बोल रहे हैं तो वह पुल्लिंग है, अगर बालिका बोल रहे हैं तो वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब आप कहेंगे ठीक है बालक बालिका तो पता चल गया, हम तो हिंदी में जब वह जाता है बोलते हैं तो यहाँ पर वह जाता है और यहाँ पर वह जाती है, तो यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब ये सर्वनाम है, वह क्या है? सर्वनाम है ना। जब संज्ञा को रिप्लेस करके हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर ये क्या पद है? ये सर्वनाम है। अब आप कह रहे हैं कि हम तो क्रिया से ही पता लगाते हैं, अगर वह जाता है तो पुल्लिंग और वह जाती है तो स्त्रीलिंग। अब संस्कृत में तो दोनों के लिए ही गच्छति आएगा, तो पता कैसे लगाएंगे? तो भाई हमें सर्वनाम भी कैसे देखने पड़ेंगे? अगर लड़का होगा तो सह गच्छति और अगर लड़की होगी तो सा गच्छति। तो यानी यहाँ पर हम शब्द से ही पता लगाते हैं कि जा कौन रहा है। ये क्रिया यहाँ पर एक समान होती है। इन्हीं क्रियाओं को हम किस में समझेंगे? धातु रूप में समझेंगे, ठीक है। तो हमें किस किस चीज पर फोकस करना है मैं ये बता रही हूँ आपको। हमें सबसे पहले तो शब्द रूप समझने हैं, शब्द रूपों के अलावा हमें धातु रूप समझने हैं और शब्दों और धातुओं में संबंध स्थापित करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कहते हैं एक बालक जाता है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ बालकः गच्छति। मैं क्या कहती हूँ? बालकः गच्छति। लेकिन अगर दो बालक जाएंगे तो फिर होगा बालकौ गच्छतः। क्या हो जाएगा? बालकौ गच्छतः। और अगर बहुत सारे बालक जाएंगे तो मैं कहूंगी बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति, गच्छन्ति। ये क्या है? क्रिया में क्रिया बदल रही है। तो यानी शब्द को देख करके कैसे क्रिया उसमें जोड़नी है, क्रिया कैसे जोड़नी है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमें एक एक करके इन सभी पर ध्यान देना होगा। तो इसने क्या क्या बोला? कहा भाषाया अनुवाद करने संवाद माध्यमे, यानी आपको भाषा अनुवाद करने में और संवाद के समय में, बातचीत के समय में, वाक्यों के सामंजस्य में क्या क्या सीखना है। कहा आपको विभक्ति सीखनी है, उपपद विभक्ति सीखनी है, आपको लिंग का पता होना चाहिए कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वचन की एक की बात हो रही है, दो की। हम कह रहे हैं बालकौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं तो बालकौ गच्छतः, दो द्विवचन की क्रिया। तो यानी हमें लिंग भी समझ में आना चाहिए, वचन भी, और एक पुरुष भी होता है। पुरुष क्या है? जब मैं कहती हूं कि बालक पढ़ता है, मैं कहती हूँ बालकः पठति, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठति बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगी त्वम पठति तो यह वाक्य क्या है? बिल्कुल गलत है। यह वाक्य कैसा हो गया? गलत, ठीक है। गलत कैसा हो गया? मैंने इसमें पुरुष का ध्यान नहीं रखा। संस्कृत में जैसे लिंग होते हैं तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग,
ऐसे ही आपके लिंग के अलावा और क्या होता है, वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही पुरुष भी 3 है, आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। अब ये 3 पुरुष किस किस को कहते हैं? अगर हम सामने वाले को संबोधित करते हुए कोई बात बोले, मैं बोलूं तुम पढ़ते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब जाते हो, तो ये सामने वाले श्रोता के लिए जब कोई बात बोली जाती है तो वह मध्यम पुरुष होता है। और जब मैं अपने लिए कोई बात बोलूं, मैं खाती हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो यहाँ वक्ता जब अपने को शामिल करते हुए कोई बात बोलता है, तो जब श्रोता के लिए बात बोली जाती है तो वह होता है मध्यम पुरुष। और जब मैं बोलूं अहम, वक्ता अपने आप को शामिल कर लेता है, तो वह हो जाता है उत्तम पुरुष। इन दोनों को छोड़कर जब हम किसी अन्य की बात करें, राधा पढ़ती है, वह पढ़ती है, यह खाता है, ये क्या है? ना तो श्रोता के लिए बोला जा रहा है, ना अपने लिए। इन शब्दों को सभी को किस में रखते हैं हम? इनको रखते हैं प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में। तो हमें पुरुष भी पता होना चाहिए। मैं बोलूंगी त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो, त्वम शृणोसी, तुम सुनते हो, तो ये सी वाली क्रिया, ती तह अंति सी। और जब मैं अपने लिए बोलूंगी अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ, अहम खादामि, मैं खाती हूँ, अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। तो इस प्रकार ये भाषा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अगर हमने सीख लिए तो फिर भाषा की दिक्कत कहीं रहती ही नहीं। ये भाषा वैसी ही हो जाती है जैसे आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए हिंदी है। ठीक है, देखिए सीटेट में अगर आपके कुछ नंबर से रह गया है तो आपको इस वक्त मैंने जैसे शुरुआत में बताया, बांट लीजिए सेक्शंस को। 90 नंबर का पोर्शन एक साथ रखिए और 60 का एक साथ रखिए। 90 नंबर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है और 60 को भी करना है, लेकिन उतना समय नहीं देना। अगर इस हिसाब से आप टारगेट बना करके सब्जेक्ट को बांट लेते हैं, उस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो कहीं भी अटकेंगे नहीं इसमें। ठीक है, ओनली 1 नंबर से रह गया था, कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ। आज हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज मैं सिर्फ आपको परिचय दे रही हूँ जिससे आपको अपने अंदर यह विश्वास आ जाए कि संस्कृत मुश्किल नहीं है, संस्कृत आसान है, बस हमें थोड़ा समय देना है। ठीक है, भाषा को समझने के लिए थोड़ा समय देंगे तो यह भाषा भी आ जाएगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि संस्कृत में आराम से आप 30 में से 26, 27, 28, 25, ठीक है, इतना स्कोर कर लेंगे। 25 प्लस स्कोर आपका जाएगा अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या क्या सीखना है, तो हमें लिंग है ना, ये आपके क्या है, ये आपके पुल्लिंग है ना, बालकः है ना, आपके पुरुषः, आपके 2 पुरुष हैं, यहाँ पर 3 बंदर हैं, तो यह आपके पुल्लिंग है। अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो ये देखो बालिका, ये 2 बालिकाएं स्त्रीलिंग है। ठीक है, नपुंसक लिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए वायुवानम, ये आपके नपुंसक लिंग है, पुष्पम नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार हमें लिंग भी सीखना है। विभक्ति की बात करें, सॉरी लिंग हमने देख लिया। अगर वचन की बात करें, संख्या में 1 है ना, संख्या में क्या है, 1 है, तो मैं क्या कहती हूँ, बालकः पठति। मैं क्या कहती हूँ, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। ठीक है, इसमें मैं और क्या कह सकती हूँ, देखो बालक लिख रहा है तो मैं इसको कह सकती हूँ बालकः कलमेन, कलमेन पुस्तिकायाम, पुस्तिकायाम लिखति। ये इस तरीके का वाक्य बनाया जा सकता है। छोटे से छोटा बोलूं तो बालकः लिखति, बालक लिखता है। और थोड़ा सा अगर इसको और विस्तार में बताऊं तो बालक कलम से पुस्तिका में लिखता है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों शब्दों में आपने ये कैसे लिखे, कलमेन शब्द में तृतीया है, और तृतीया क्या विभक्ति है होती है, जो से का अर्थ दिखाती है, कलम से। पुस्तिकायाम में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति कौन सा अर्थ देती है, शुरुआत में हमने समझा में और पर का, तो पुस्तिका में लिखता है, पुस्तिका पर लिखता है ना, और लिखती तो क्रिया पता ही है कि लिखता है। तो इस तरीके से हमें ये 4 चीजें, एक तो विभक्ति, लिंग है ना, और वचन और क्रिया, ये सीखना है। तो अभी छोटे से ही शुरुआत करते हैं कि बालकः लिखति। ठीक है, बालकः लिखति, बालक लिखता है। ठीक है, बालकः लिखति, बालक लिखता है। अब यहाँ पर देखिए 2 हैं, ये संख्या में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 संख्या में है तो हम क्या लिखेंगे, बालकौ। क्या लिखेंगे, 2 हैं तो यानी बालकः नहीं होगा, 2 बालक होंगे तो बालकौ,
द्विवचन का। अब यह क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने को कहते हैं धावती, और दो लोग दौड़ रहे हैं तो धावतः। ती तह अंति, ये याद है आपको, देखिए ये रहा ती, वर्तमान काल की क्रिया में हम जोड़ते हैं ती तह अंति। ती तह अंति का मतलब क्या है, ती लगाते हो एक वचन में, बालकः लिखति, ठीक है, रामः लिखति, कृष्णः लिखति, कृष्णः पठति, एक वाक्य। अगर दो लोगों के लिए है तो बालकौ पठतः, है ना, पुरुषौ धावतः, पुरुषौ धावतः, बालकौ धावतः। तो दोनों बालक क्या करते हैं, दौड़ते हैं, है ना, पुरुषौ धावतः या बालकौ धावतः, ठीक है। और अगर बहुवचन का है तो बताइए क्रिया आप लोग बताएंगे। मैं बोलती हूँ कपयः, कपि बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं संस्कृत में कपि, ठीक है। और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का हो जाएगा कपयः, ठीक है, कपयः। क्रिया आप लोग बताइए क्या आएगी। ये क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, कूदना क्रिया को कूर्द, कूर्दति, कूर्दतः, कूर्दन्ति, क्या आएगा बताइए, कूर्दति आएगा, कूर्दतः आएगा, कूर्दन्ति आएगा, बताइए क्या आएगा। मैं कह रही हूं एक था तो लिखती, दो थे तो तह वाली क्रिया लगाई, एक वचन का था तो हमने लगाया ती, द्विवचन का था तो हमने लगाया तह, और बहुवचन का है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, दो से अधिक है, ये तीन है तो क्या आ जाएगा, कुर्दंती, है ना, कपयः कुर्दंती। क्या करते हैं आपके बंदर जो है वह कूदते हैं, बंदर क्या कर रहे हैं, कूदते हैं। तो ती तह अंति, ठीक है, ती तह अंति यानी बालकः पठति, बालकः लिखति, रामः लिखति, ठीक है, आपके जो कृष्णः शृणोति, कृष्णः खादति। तो एक की बात करेंगे तो ती वाली क्रिया, दो लोगों की बात करेंगे तो तह वाली क्रिया, और तीन लोगों की बात करेंगे तो अंति, ठीक है। हाँ, वानरः कुर्दन्ति, वानरः कुर्दन्ति नहीं, वानराः, वानरः तो एक, वानराः बहुत सारे है ना, वानराः कुर्दन्ति, वानरः कुर्दति, वानर एक वचन आप प्रयोग कर रहे हो तो क्रिया एक वचन की वानरः कुर्दति, और बहुत सारे होंगे तो वानराः कुर्दन्ति, ठीक है, क्या होगा, वानराः कुर्दन्ति, ठीक है। एक पढ़ रहा है तो बालकः पठति, और बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो बालकाः पठन्ति। ये छोटी छोटी बारीक चीजों पर अगर ध्यान दे लेंगे तो फिर आपको भाषा नहीं सीखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, अब सही कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़े एक वचन और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर करें। चलिए मैं बोलती हूँ बालकः पठति, आपको बहुवचन बताना है, ठीक है, दोनों का बहुवचन बताएंगे आप लोग। मैं यहाँ पर एक वचन के लिख रही हूँ, आपको बहुवचन आज ही याद कर लेना है, ये छोड़ना नहीं है। भाषा सीखनी है तो थोड़ा थोड़ा रोज सीखोगे तो आ जाएगी, ठीक है। बहुवचन में बनाना है आपको, मैं एक वचन लिख रही हूँ इधर, ठीक है। मैं कहती हूँ सीता लिखती, सीता लिखती, ठीक है, आपको बहुवचन बताना है इधर। मैं कहती हूँ रमा धावती, धावती, ठीक है, क्या हो जाएगा, बालको बालकाः पठन्ति, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बालकः पठन्ति नहीं, स्नेहा फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, क्या हो जाएगा, पठन्ति है तो यानी बालक बहुत सारे हैं तो क्या करेंगे, बालकाः पठन्ति। दोनों बातों का ध्यान रखिए तभी आपका दिमाग इस पैटर्न को पकड़ पाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बालकः पठति, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन में, इसको भी तो बहुवचन बदलेंगे, बालकाः, तभी क्रिया भी बहुवचन की आएगी कि बालकाः पठन्ति, है ना। बालक पढ़ता है, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। ऐसे ही सीता लिखती और बहुवचन का होगा तो सीताः, सीताः लिखन्ति, सीताः लिखन्ति। एक रमा है और बहुत सारी रमा होगी तो विसर्ग लग जाएगा, रमाः धावन्ति, धावन्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं आपके ये क्या है, सैनिक है, ये क्या है, सैनिक है। तो सैनिक कितने हैं, तो हम कहेंगे भैया एक वचन में भी नहीं है, एक व्यक्ति तो नहीं है, द्विवचन में भी नहीं है, दो नहीं है, तीन से ज्यादा है। जब दो से ज्यादा की बात आ जाती है तो वही हो जाता है बहुवचन, तो हम क्या कहेंगे, अनेकाः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनेकाः, बहुत सारे हैं ना तो अनेकाः, अनेकः नहीं अनेकाः, बहुवचन, अनेकाः सैनिकाः, एक होगा तो सैनिकः, बहुत सारे होंगे तो सैनिकाः,
सैनिकाः धावन्ति, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, तो सैनिकाः धावन्ति, धावन्ति, अनेकाः सैनिकाः धावन्ति, अनेक सैनिक दौड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की कुछ लिख रही है, तो मैं क्या कहती हूँ, एक बालिका या बालिकाः, एक वचन में बालिकाः की बालिका, क्या होगा बताइए, बालिकाः की बालिका, तो हम कहेंगे सिर्फ बालिका, क्योंकि एक वचन है, विसर्ग नहीं आएगा। बालिका लिखती, बालिका लिखती, बालिका क्या कर रही है, लिखती है। अब यहाँ पर आ गई दो बालिकाएं, ये दो बालिकाएं क्या कर रही हैं, दांत दिखा रही है ना, हंस रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो द्विवचन में अगर हम बालिका, जैसे वहां पर आप बालकः बालकौ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बालिके, द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है। अगर एक बालिका की बात होगी तो बालिका, द्विवचन में होगी तो बालिके, है ना। दो शिक्षिकाओं की बात होगी तो आपके शिक्षिके, तो यहाँ पर क्या होगा, दो लड़कियां हैं तो क्या लिखेंगे, बालिके। बालिके बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि दो बालिकाओं की बात हो रही है। जैसे आप बालकौ बोलने से समझ जाते हैं कि दो बालकों की बात हो रही है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में अगर बालिके बोला जा रहा है, शिक्षिके बोला जा रहा है, ठीक है, आपके बाले बोला जा रहा है, तो यह दो बालिकाओं की बात हो रही है। बालिके विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। अभी शब्द रूप पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये बन कैसे रहे हैं। बस आज मैं थोड़ा सा आपको एक समझा रही हूँ कि वाक्य, अगर छोटे छोटे वाक्य आप समझ रहे हैं तो बड़े बड़े वाक्य भी समझेंगे, बशर्ते हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बालिके, क्रिया बताइए, क्रिया तो आप लोगों को पता होगी, क्या कर रही है, हंस रही है, तो हंसती हंसतः, द्विवचन है, ठीक है। अनेक तो आपने बहुवचन होता है मैम जी, हाँ, तो अनेकाः तो बोला मैंने, अनेकाः, अनेकाः सैनिकाः धावन्ति, है ना, अनेक सैनिक आपके क्या करते, दौड़ते, अनेकाः, ठीक है। संस्कृत में अनेक का बहुवचन अनेकाः आएगा, क्योंकि आप किसके साथ प्रयोग करें, सैनिकाः, तो यह अनेक जो है यह एक तरीके से विशेषण के रूप में आ रहा है, तो विशेषण वहां पर वो बहुवचन का है, तो इसका भी हमें बहुवचन ही करना पड़े, तो क्या हो जाएगा, हसन्ति नहीं, दो है तो द्विवचन, हसतः, हसतः। आपके संस्कृत में द्विवचन का कॉन्सेप्ट भी तो है, तो हसन्ति नहीं, हसतः। जब बहुत सारी होंगी तब हम हसन्ति करेंगे। जैसे देखिए, ये रही, तिस्रः चटकाः कूजन्ति, तीन चिड़ियां आपकी क्या कर रही, कूज रही है, तो कूजन्ति। अगर एक होती तो कूजती, बहुत सारी है तो कूजन्ति। चटकाः कूजन्ति, तीन चटकाएं कूंजती है, तीन चिड़ियाएं कूजती है। अब यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये नृत्य कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार है, तो चतस्रः नायिकाः नृत्यन्ति, चार नायिकाएं नृत्य करती हैं। तो यानी ये ती तह अंति का जो कॉन्सेप्ट है, यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एंड जैसे ये है वायुयानम, यह क्या है, नपुंसकलिंग, संख्या में कितना है, एक ही है, तो क्या है, एकम वायुयानम गच्छति, एक वायुयान जाता है, एकम वायुयानम गच्छति। अगर दो होंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपके जैसे दो पुष्प हैं, तो यहाँ पर क्रिया कैसी आ गई, तह, द्वे पुष्पे विकसतः, दो पुष्प खिलते हैं। और अगर मैं यही तीन की बात करूं तो क्या लिखेंगे, पुष्पाः पुष्पाः विकसन्ति, 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 अंति वाली क्रिया आएगी, है ना, पुष्पाः विकसन्ति, है ना। तो इस प्रकार हमें ती तह अंति का कॉन्सेप्ट आज समझा कि अगर हमारे पास क्या है, संख्या में कोई एक चीज है, संख्या में दो है, संख्या में तीन है, इसके हिसाब से क्रिया भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होती है। क्रिया भी कैसी होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अब हमें जो है, अब मैं शुरुआत में आऊं तो मैंने आपसे क्या क्या कहा था, हमें क्या क्या सीखना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम कल से पढ़ने वाले हैं। तो हम आपके शब्द रूप पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर बालकौ लगाना है, कहाँ पर बालकेन लगाना है, कहाँ पर बालकाई लगाना है ना। तो शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूपों को समझेंगे, धातु रूपों को समझेंगे और छोटे छोटे वाक्यों को समझेंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास समझ में आई होगी तो यानी कि आज की क्लास से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुश्किल नहीं है, हम सीख लेंगे, ठीक है। आज ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, कल से ये आपकी जो क्लास रहेगी, टाइम टेबल आप लोग नोट कर लीजिए जो नए लोग हैं। ये देखिए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 1 बजे सीटेट के हिसाब की संस्कृत, सीटेट की संस्कृत और यूपी टेट, सुपर टेट की या किसी और टेट की संस्कृत अलग है बिल्कुल। तो यह आपकी सीटेट की संस्कृत में आपको 1 बजे
वीरवार, गुरुवार, है ना, शुक्रवार और शनिवार, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं आपको 1 बजे संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो आज यह पहली क्लास थी जहां बस मुझे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको देना था कि संस्कृत मुश्किल नहीं है, नहीं आती तो सीख जाएंगे, और मैं आपको यहाँ छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से संस्कृत सिखाऊंगी और बहुत बेहतरीन आप सीटेट में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अब आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों का सीटेट का क्या अनुभव है, आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं या इससे पहले सीटेट दे चुके हैं, और अगर इससे पहले दे चुके हैं तो संस्कृत में क्या आपका स्कोर रहा था वो ज़रूर आप लोग थोड़ा सा अपना देंगे, अपना परिचय, क्योंकि पहली क्लास है तो हम भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जिस बैच को अब मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपके जो है बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं। अब ऑफलाइन होता तो सामने से इंटरेक्शन होता है, अब ये ऑनलाइन है तो कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट छोड़ते हैं उसी को हम बाद में पढ़ते हैं। तो अपने बारे में ज़रूर आप लोग बताएं ताकि उसी हिसाब से फिर मैं आगे की क्लासेस को आपको एक पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को सिखाऊं। ठीक है, और सिखाने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि सीटेट में एक बेहतरीन स्कोर आप इन क्लासेस के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास से मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।